नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 8वीं की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज। और इस पुस्तक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आज हम इसी पुस्तक का 9वां और आखिरी पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत भी दो छोटे छोटे शीर्षक दिए गए हैं, जिनमें से पहले शीर्षक का भावार्थ पहले ही अपलोड किया जा चुका है। आज हम दूसरा भाग पढ़ेंगे और वो शीर्षक है भारत की बीमारी अकाल। तो आइए देखते हैं भारत की किस बीमारी की बात जवाहरलाल नेहरू इस शीर्षक के अंतर्गत कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसा कि आज का हमारा शीर्षक है भारत की बीमारी अकाल। भारत जो है बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो चुका था। मतलब कि भारत के अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जिससे कि दिन बर दिन भारत की स्थिति और खराब होती जा रही थी। जो आम जनता थी उसके द्वारा चलाया गया जन आंदोलन, एक तरफ द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदा से भी भारत जो है वो जूझ रहा था। उनमें था अकाल और महामारी जैसी चीजें। तो आइए देखते हैं इस परिस्थिति में भारत की क्या स्थिति थी। भारत में अकाल और महामारी जिसे हम पैंडेमिक भी कहते हैं, ऐसी स्थिति जिसमें कि कई तरह की परेशानियों के साथ साथ अलग अलग जानलेवा बीमारियां भी शुरू हो जाती हैं। और ये बीमारी फैलने वाली बीमारी होती है जिससे कि हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। तो भारत में अकाल की स्थिति पहले ही बनी हुई थी, उसके बाद महामारी जो है वो भी यहाँ पर शुरू हो चुकी थी। तो आइए देखते हैं इन परिस्थितियों में भारत में क्या कुछ घट रहा था। भारत बहुत बीमार था। भारत की स्थिति जो थी बहुत खराब थी। अंदरूनी तौर पर देखा जाए तो भारत जो है उसे एक बीमार व्यक्ति के साथ इसकी तुलना की जा रही थी और इसीलिए भारत को बीमार कहा जा रहा था। तन और मन दोनों से भारत का जो ऊपरी ढांचा था वो भी बिल्कुल खराब हो चुका था। जगह जगह विद्रोह हो रहे थे, प्रदर्शन हो रहे थे, लोगों का जो गुस्सा था वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ फूट रहा था, तोड़ फोड़ हो रही थी, हिंसा हो रही थी। तो इस तरह से ऊपरी तौर पर भी भारत बीमार था और मन से भी भारत बीमार था। यहाँ की आर्थिक जो स्थिति थी बिल्कुल चौपट हो चुकी थी। लोगों का आत्मबल जो था वो बिल्कुल खत्म हो गया था। आत्मविश्वास लोगों का खत्म होता जा रहा था। क्रोध और आक्रोश से लोग भरे हुए थे। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि भारत का तन और मन जो है वो दोनों ही बीमार था। आगे है अकाल से स्थिति बदतर हो गई। और यहाँ पर ये सारी जो स्थितियां हैं जन आंदोलन के कारण चल ही रही थी, तब तक हमारे देश में अकाल भी पड़ गया और अकाल के कारण जो स्थिति है वो बदतर हो गई। अकाल वो स्थिति होती है जबकि कुछ वर्षों तक बिल्कुल भी वर्षा न होने के कारण हमारे खेत जमीन सब कुछ सूख जाते हैं, अनाज के लिए लोग तरस जाते हैं और ये जो स्थिति है भुखमरी की स्थिति तक पहुंच जाती है। तो उस परिस्थिति को अकाल कहा जाता है। तो भारत में अकाल भी पड़ गया था। अब ये अकाल जो है इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ रहा था। प्रभाव बंगाल और पूर्वी तथा दक्षिण भारत पर पड़ा था। यहाँ पर अकाल का सबसे ज्यादा प्रभाव बंगाल में देखा जा रहा था। पूर्वी भारत, पूर्वी जो है वो भारत का जो ईस्टर्न साइड था वहां पर इस अकाल का प्रभाव था। साथ ही साथ कुछ प्रभाव इसका दक्षिण भारत में मतलब साउथ रीजन में भी देखा जा सकता था। 170 वर्ष के ब्रिटिश शासनकाल में यह सबसे भयंकर अकाल था। अब यहाँ पर ब्रिटिश शासन जो था हमारे देश में 170 वर्षों से चला आ रहा था, लेकिन ब्रिटिश शासनकाल का ये सबसे भयानक अकाल कहा जा रहा था इसे, क्योंकि इस समय जो लोग थे वो मर रहे थे, भूख से मर रहे थे और ये स्थिति जो थी ये कंट्रोल से बाहर हो रही थी। इस अकाल की तुलना 1776 और 1770 में आए अकाल से की जा रही थी। अब यहाँ पर अभी के जो अकाल की बात हो रही थी ये था वर्ष 1943 और 44, जबकि जन आंदोलन चल रहा था साथ ही साथ अकाल भी पड़ रहा था। तो ये 1943 और 44 की बात थी। लेकिन यहाँ पर इस अकाल की जो भयंकरता थी इसे देख करके हमें 1776 और 1770 में आए अकाल की याद आ रही थी। इस अकाल की तुलना उन वर्षों में आए अकाल से की जा रही थी। उस वक्त भी स्थिति कुछ ऐसी ही थी। यह अकाल बंगाल और बिहार में पड़ा था। उस वक्त 1776 और 1770 में जो अकाल पड़ा था वो बंगाल और बिहार में पड़ा था। अकाल के बाद महामारी फैली। अभी अकाल के बाद महामारी भी फैल गई थी। ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि अकाल की स्थिति के बाद महामारी भी फैल जाती है। इसमें कुछ ऐसी बीमारियां लोगों को हो जाती हैं जो कि स्प्रेड होती हैं। स्प्रेड मतलब एक से दूसरे लोगों तक फैलती हैं और इससे हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। तो यहाँ पर महामारी भी अकाल के बाद फैल चुकी थी। अब इस महामारी के अंतर्गत हैजा और मलेरिया का प्रकोप लोगों में
छा चुका था। अब यहाँ पर हैजा और मलेरिया जो है वो लोगों को हो रहा था। दूसरे सूबों में भी यह फैला था। अब यहाँ पर बंगाल और बिहार के अलावा और जो आसपास के जो राज्य थे वहां पर भी ये बीमारी जो है ये फैलने लगी थी। हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। महामारी और अकाल के कारण हजारों हजार की संख्या में लोग मारे गए थे। तो ये स्थिति उस वक्त के भारत की थी, इसीलिए भारत को बीमार कहा जा रहा था। आइए आगे देख लेते हैं। अब एक तरफ भारत की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसा मानना था कि जन आंदोलन में कुछ लोग फले फूले का मतलब है उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया, बल्कि उन्होंने और तरक्की ही की। और दूसरी ओर कुछ लोगों पर बोझ चरम सीमा तक बढ़ गया, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिनके ऊपर जो बोझ था इस अकाल के कारण, जो परेशानियां थी, जो तकलीफें थी, वो जो है उनकी चरम सीमा, जो लिमिट था उनका, वो भी पार हो चुका था। इतना ज्यादा उनके ऊपर ये जो बोझ है वो बढ़ चुका था। अब यहाँ देखते हैं कौन से ऐसे लोग थे जिनके ऊपर इन जन आंदोलनों का, इन अकाल का, इस महामारी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। ऊंचे वर्ग के लोगों पर अकाल और महामारी का प्रभाव। अब हम देखते हैं कि जो उच्च वर्ग के लोग थे वो भारतीय लोग ही थे जिनका ब्रिटिश शासन के साथ उठना बैठना था। ब्रिटिश शासन में वो अच्छे पदों पर आसीन थे, अच्छे पदों पर कार्य कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार के द्वारा उन्हें हर तरह की सुख सुविधा प्रदान की गई थी और वो एक बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे थे। तो ऐसे जो लोग थे उनके ऊपर अकाल का और महामारी, जो उस वक्त भारत इन दो चीज़ों से जूझ रहा था, इसका क्या प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा। अब आइए पहले देखते हैं भारत की स्थिति उस वक्त क्या थी। भारत की दयनीय स्थिति सबके सामने थी। भारत की जो बद से बदतर स्थिति होती जा रही थी वो सभी के सामने थी। अकाल के कारण चारों तरफ तबाही मची थी, मतलब कि ऐसा लग रहा था तबाही का माहौल चारों तरफ फैला हुआ था, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। कलकत्ता की सड़कों पर लाशें बिछी हुई थी। कलकत्ता की स्थिति तो बहुत ही ज़्यादा खराब थी। वहाँ पे सड़कों पर जो भूखे लोग थे, अकाल से पीड़ित, बीमारियों से पीड़ित जो लोग थे, वो मरे हुए यहाँ वहाँ पड़े हुए थे। पूरी जो सड़कें थी वहाँ पर लाशें जो है वो बिछी हुई थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अभिजात्य वर्ग के 10,000 लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। अभिजात्य वर्ग का मतलब है उच्च वर्ग। जो ऊंचे वर्ग से संबंध रखने वाले जो लोग होते हैं उन्हें अभिजात्य वर्ग के लोग कहा जाता है। उस वक्त अभिजात्य वर्ग के लोगों की संख्या 10,000 के करीब थी। इन 10,000 लोगों के जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं आया था। वे नाच गाने, दावतों और विलासिता का प्रदर्शन कर रहे थे। उनका जीवन वैसे ही हंसी खुशी चल रहा था जैसे कि इस अकाल और महामारी से पहले उनका जीवन था। आज भी सारे मनोरंजन के साधन उनके पास मौजूद थे, जैसे कि नाच गाने, दावतें हो रही थी, मतलब पार्टीज चल रही थी, साथ ही साथ विलासिता, जो भी लग्जरी था लाइफ में, जो भी कंफर्ट्स चाहिए होता था एक जीवन जीने के लिए, वो सब कुछ उनके पास था और आराम से वो अपना जीवन जी रहे। उनकी जीवन शैली में इन सारी परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। उनका जीवन उल्लास से भरा था। उल्लास का मतलब होता है खुशी, हर तरह की खुशी से उनका जीवन भरा हुआ। उनके जीवन में दुख का नामो निशान नहीं था। तो इस तरह से ये जो लोग थे जो कि जन आंदोलन और इस तरह के अकाल और महामारी की स्थिति में भी अपने जीवन को बहुत ही हंसी खुशी जी रहे थे। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद है भारत अंतर विरोधों का देश। अंतर विरोध का मतलब होता है डिफरेंसेस, बहुत सारी असमानताएं। अब देखते हैं हम भारत को अंतर विरोधों का देश क्यों कहा गया है। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि कुछ लोग बहुत धनवान हैं, उनके पास जीवन की हर सुख सुविधा मौजूद है, किसी बात का उन्हें दुख नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत निर्धन हैं, जो आधारभूत सुविधाएं जीवन की होती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये जुटाना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। कुछ आधुनिकता का जीवन जी रहे हैं। भारत में रहने वाले कुछ ऐसे भी लोग थे जो ब्रिटिश जीवन शैली से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उन्होंने अपना जीवन जो है वो आधुनिकता में जीना शुरू कर दिया था। कुछ मध्य युगीनता का जीवन। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो कि आज भी अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाजों से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। यहाँ ब्रिटिश भी हैं, यहाँ भारतीय भी हैं। हमारा देश ऐसा था उस वक्त जहाँ पर कि ब्रिटिश जो लोग थे वो भी यहाँ रह रहे थे, भारतीय लोग तो पहले से यहाँ पर थे ही। यहाँ शासक भी हैं और शासित भी हैं। शासक, हमारे ऊपर उस वक्त शासन करने वाले ब्रिटिश शासक थे, वो भी यहाँ रह रहे थे, और शासित, जिनके ऊपर शासन किया जा रहा था, मतलब कि लोग, शासित लोग भी यहीं पर रह रहे थे। तो इस तरह से इतनी सारी यहाँ पर असमानताएं थी जिसके कारण भारत को अंतर विरोधों का देश कहा गया था। अब यहाँ पर आगे बताया गया है अंतर विरोध स्पष्ट दिख रहा था। अब ये जो अंतर विरोध था ये बिल्कुल अब साफ तौर पे दिखाई दे रहा था। यह अंतर विरोध सन
1943 के उत्तरार्ध में सबसे अधिक दिखाई पड़ा। उत्तरार्ध का मतलब होता है 1943 के अंत में, अंत के कुछ जो महीने थे उसमें ये जो अंतर विरोध था, ये जो डिफरेंसेस थे, चाहे वो धनवान हो या गरीब हो, आधुनिक लोग हों या मध्ययुगीनता में जीने वाले लोग हों, या ब्रिटिश लोग हों या भारतीय लोग हों, इनमें जो ये अंतर विरोध था, ये जो डिफरेंसेस थे, ये 1943 के अंत में, अंत के कुछ महीनों में सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ रहे थे। इस समय देश अकाल से पीड़ित था और ये वही था जबकि देश में अकाल आया हुआ था और हमारा पूरा भारत अकाल की वजह से पीड़ित था। कलकत्ता शहर में प्रभाव स्पष्ट देखा जा रहा था। कलकत्ता एक ऐसा शहर था जहां पर कि अकाल महामारी का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा जा रहा था। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि कलकत्ता की सड़कों पर लाशें जो है वो बिछी हुई थी। तो इस अकाल का, इस महामारी का जो असर था वो सबसे ज़्यादा कलकत्ता शहर में दिख रहा था। ऐसी स्थिति पहले भारत में कभी देखी नहीं गई और ये जो स्थिति थी, ऐसी स्थिति, इतनी दयनीय स्थिति भारत में पहले कभी भी देखी नहीं गई। तो ये भारत में जो अंतर विरोध थे उनके बारे में ये बिंदु हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे है अंतर विरोध और अकाल का आम जनता पर प्रभाव। अब हमने उच्च वर्ग के जो लोग हैं उन पर अकाल और महामारी का प्रभाव देखा। अब अंतर विरोध और अकाल का आम जनता जो थी, जो कॉमन पीपल था, उनके ऊपर क्या प्रभाव इसका पड़ रहा था। आम जनता पर अकाल का सबसे अधिक असर हुआ। आम जनता सबसे ज़्यादा प्रभावित थी इस अकाल से। आम लोग दिनों दिन गरीब होते गए। आम जनता जो थी वो दिनों दिन और गरीब से गरीब होते जा रहे थे। वे भुखमरी का जीवन जी रहे थे। उनके घरों में खाने के लिए अनाज नहीं था। बच्चे बूढ़े सभी भूख से मर रहे थे। भुखमरी का जीवन वो जीने के लिए मजबूर थे। भारत की दयनीय स्थिति और ब्रिटिश शासन का आखिरी फैसला। अब भारत की जो दयनीय स्थिति थी वो दिन बर दिन बद से बदतर होती जा रही थी। ब्रिटिश शासन के हाथ से भी ये जो स्थिति थी वो निकलती जा रही थी और अंत में ब्रिटिश शासन जो है उन्होंने अपना आखिरी फैसला ले लिया। अब ये आखिरी फैसला क्या था? अकाल के कारण बंगाल की बर्बादी। बंगाल जो है वहां पर अकाल और महामारी का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था और इसीलिए बंगाल जो है ऐसा माना जाता था वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। और उसी के साथ साथ उड़ीसा, मालाबार और अन्य स्थानों में पड़ने वाला अकाल, यहाँ पर उड़ीसा, मालाबार और बहुत से ऐसे स्थान थे जहाँ पर कि अकाल का पूरा प्रभाव था। ये जो क्षेत्र थे यहाँ पर भी लोग जो है वो मारे जा रहे थे। ब्रिटिश शासन ने भारत छोड़ने का फैसला ले लिया। इन सारी स्थितियों को ब्रिटिश शासन संभाल नहीं पा रही थी और अंत में ब्रिटिश शासन ने भारत छोड़ने का फैसला ले लिया और यही था ब्रिटिश शासन का आखिरी फैसला। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए और लोगों के गुस्से को देखते हुए, जन आंदोलन को देखते हुए ब्रिटिश शासन जो है उसने भारत छोड़ने का फैसला कर लिया। बुद्धिजीवियों द्वारा भारत की स्थिति पर अपने विचार। अब यहाँ पर भारत की जो स्थिति थी उसको देखते हुए जो बुद्धिजीवी थे, जो विचारक थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, उन लोगों ने भी भारत की स्थिति पर अपने विचार दिए थे। इनमें सबसे पहला नाम आता है रविंद्रनाथ ठाकुर का। उन्होंने भारत की स्थिति को देखकर, भारत में जो कुछ घट रहा था, भारतीय जनता के जो विचार थे, जन आंदोलन जो था, अकाल था, महामारी थी, इन सभी चीज़ों को देख करके उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। आइए देखते हैं हम उन्होंने क्या कहा था। बुद्धिजीवियों की सोच। अब बुद्धिजीवी क्या सोच रहे थे? रविंद्रनाथ टैगोर 3 वर्ष से मृत्युशैया पर थे। अब यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो पिछले 3 वर्षों से बीमार थे और वो बिस्तर पर ही थे, मृत्युशैया पर थे। कभी भी उनकी मृत्यु हो सकती थी, इस स्थिति में वो पड़े हुए थे। टैगोर के सामने एक बड़ा प्रश्न था। मृत्यु के इतने निकट होने के बाद भी भारत में जो कुछ घट रहा था उसके बारे में पूरी जानकारी टैगोर को थी और इसके बारे में वो अपने विचार भी प्रकट कर रहे थे और बहुत कुछ सोच भी रहे थे। उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि अगर ब्रिटिश शासक जो हैं वो भारत को अगर छोड़ देते हैं तो वो कैसा भारत अपने पीछे छोड़कर जाएंगे, उस वक्त हमारे भारत की स्थिति कैसी होगी। अब उन्हीं के शब्दों में उन्होंने जो कहा है वो हम देखते हैं। लेकिन वे कैसा भारत छोड़ेंगे, कितनी नग्न दुर्गति, अंत में उनके सदियों पुराने प्रशासन की धारा सूख जाएगी तो वे अपने पीछे कितना कीचड़ और कचरा छोड़ेंगे। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ब्रिटिश शासक जो हैं, वे जो है ब्रिटिश शासक के लिए है, वे कैसा भारत छोड़कर आखिर जाएंगे। इतने सालों के शासन के बाद आखिर वो कैसा भारत हमारे हाथों में सौंप करके जाने वाले हैं। कितनी नग्न दुर्गति, कितनी बद से बदतर हालत उन्होंने भारत की बना दी है। अंत में उनके सदियों पुराने प्रशासन की धारा सूख जाएगी। उनके प्रशासन को, उनके शासनकाल की तुलना उन्होंने एक नदी से की है और उन्होंने कहा है कि ये जो शासन की जो एक धारा बह रही थी उनकी, वो अब धीरे धीरे सूख जाएगी और कभी भी
कोई नदी जब सूखती है तो अपने पीछे वो बहुत सारा कीचड़ और गंदगी छोड़ देती है। तो यहाँ पर उनका यही कहना था कि जब अंग्रेज चले जाएंगे, उनका शासन यहाँ खत्म हो जाएगा, जो भारत है उसकी क्या बदतर स्थिति हो जाएगी, किस हालत में, किस बदतर स्थिति में वो भारत को छोड़ करके जाने वाले हैं। तो ये सारे प्रश्न जो हैं उनके सामने खड़े थे। अंग्रेजों के भारत से जाने के बाद भारत की तस्वीर कैसी होगी, वो यही सोच रहे थे कि भारत की आखिर कैसी तस्वीर हमारे सामने आएगी जब सारे भारत का जो संचालन है, सारे भारत का जो अधिकार है वो हमारे हाथों में आ जाएगा। सभी नेताओं और जनता की सोच यही थी। अब यहाँ पर सिर्फ रविन्द्रनाथ टैगोर ही नहीं बल्कि नेतागण जो थे और जो भारतीय जनता थी वो भी यही सोच रही थी कि अंग्रेजी शासक जो है वो किस तरह का भारत हमारे हाथों में दे करके जाने वाले हैं। भारत की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी और यहाँ पर जो हमारा देश था उसकी जो स्थिति थी वो दिन पर दिन और भी खराब होती जा रही है। तो आइए देखते हैं आगे क्या बताया गया है। इसके बाद है भारत की सजीव सामर्थ्य। अब सजीव का अर्थ है भारत के लोग, उनकी शक्ति कितनी बच गई थी, उनमें कितना सामर्थ्य बच गया था, आज़ाद भारत को संभालने की उनमें कितनी शक्ति थी। इस बात को देखते हुए नेहरू जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है, नेहरू जी के सकारात्मक विचार। नेहरू जी जो थे उन्होंने उस बुरी परिस्थिति में भी बहुत ही सकारात्मक रूप से अपने विचार जो हैं वो लोगों तक पहुंचाए थे। आइए देखते हैं नेहरू जी हमें क्या बता रहे हैं। अकाल और युद्ध की स्थिति कभी स्थायी नहीं होती। स्थायी मतलब परमानेंट। पंडित नेहरू यही कह रहे हैं कि चाहे अकाल की स्थिति हो या कोई युद्ध की स्थिति हो, ये दोनों ही स्थितियां एक समय के बाद खत्म हो जाती हैं और जो चीज़ें हैं हमारे जीवन में वो सामान्य होने लगती हैं। आज अगर वर्तमान में हमारे सामने परेशानी है तो ये सारी परेशानियां समय के साथ खत्म हो जाएंगी। प्रकृति अपना कायाकल्प करती है। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जब प्रकृति में उथल पुथल मच जाती है, एक समय ऐसा आता है कि जबकि प्रकृति अपने आप को फिर से नए तरीके से सुधारती है। तो प्रकृति अपना कायाकल्प स्वयं ही करती है। युद्ध के मैदान भी हरी घास और फूलों से ढक जाते हैं। एक समय जिस मैदान में युद्ध किया जाता है और यहाँ वहाँ लाशें बिछी होती हैं, यहाँ वहाँ खून पड़ा होता है, वो मैदान भी एक समय के बाद हरी घास और फूलों से ढक जाता है। युद्ध के जो निशान है हमेशा मैदान में आप नहीं देख सकते, वो सारे निशान मिट जाते हैं और मैदान जो है हरी घास और फूलों से ढक जाता है। दुख के बाद सुख आता है, ये उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही। आज अगर हमारे भारत की स्थिति अच्छी नहीं है, दुख का समय है, तो ये स्थिति हमेशा नहीं रहेगी, सुख का समय जरूर आएगा। हर चीज परिवर्तनशील है, हर चीज समय के साथ बदल जाती है। कभी भी कोई भी चीज, कोई भी स्थिति वैसी ही नहीं रहती। तो ये जो एक बहुत ही सकारात्मक विचार के साथ नेहरू जी ने अपने विचार जो है भारतीय जनता तक पहुंचाने का प्रयत्न किया था। आइए आगे देखते हैं। अब आगे बताया गया है अतीत, वर्तमान और भविष्य। भारत के अतीत के बारे में, वर्तमान के बारे में और भविष्य के बारे में। तो आइए देखते हैं। मनुष्य के पास स्मृति का विलक्षण गुण है। अब यहाँ पर एक चीज पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास एक विलक्षण गुण है, मतलब बहुत ही अजीब और बहुत ही अद्भुत गुण उसके पास है, वो है स्मृति का, मतलब कि किसी भी चीज को याद रखने का। आज का जो वर्तमान है वह अतीत में परिवर्तित हो जाएगा। आज जो वर्तमान है, आज का वर्तमान हमारा दुखों से भरा हुआ है, परेशानियों से भरा हुआ है, लेकिन ये परेशानी, ये दुख हमेशा नहीं रहेंगे। आज का वर्तमान हमारा बीत जाएगा और वो अतीत बन जाएगा, अतीत में परिवर्तित हो जाएगा, पास्ट में परिवर्तित हो जाएगा। आगे है, आज का मानव अपना स्थान अपनी संतान को दे देता है। अब मानव की ये प्रकृति है, ये उसकी आदत है कि जो वो अपना स्थान है वो जरूर अपनी संतान को आने वाले समय में दे देता है। अपनी जिम्मेदारियां वो अपने संतान को सौंप देता है। इसके बाद है वर्तमान अतीत बन जाता है। आज का जो वर्तमान है कष्टों से भरा हुआ, दुखों से भरा हुआ, वो खत्म हो जाएगा और वो वर्तमान एक समय के बाद अतीत बन जाएगा। और वर्तमान जो है, आज का जो हमारा वर्तमान है, अपना अस्तित्व भविष्य को सौंप देगा। आज जो वर्तमान में हम जिन भी चीज़ों के लिए प्रयास कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हम आने वाले भविष्य को सौंप देंगे। इस तरह यह क्रम आगे बढ़ता जाता है। वर्तमान का अतीत बन जाने का क्रम, वर्तमान का भविष्य बन जाने का क्रम जो है वो हमेशा आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो पंडित नेहरू हैं एक चीज कह रहे हैं कि कमजोर आत्मा वाले परिस्थितियों के आगे समर्पण कर देते हैं। लेकिन इस तरह की परिस्थितियों में, इस तरह की कठिन परिस्थितियों में जिनकी आत्मा कमजोर होती है, जिसका आत्मबल कमजोर होता है, वो ऐसी परिस्थितियों के आगे सिर झुका देते हैं, समर्पण कर देते हैं। ऐसी परिस्थितियों का सामना वो नहीं कर पाते। ऐसे लोगों का अस्तित्व जो है वो बहुत जल्दी ही खत्म हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हिम्मत वाले मशाल लेकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो हिम्मत वाले हैं,
जिनके अंदर हिम्मत है, जो कि परेशानियों का सामना करने की हिम्मत रखते हैं, वो लोग मशाल लेकर आगे बढ़ते हैं। मशाल का मतलब है जिम्मेदारी, तो जो उनके कंधों पर जिम्मेदारी है उसे लेकर के वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करते हुए मशाल उनके हाथों में सौंप देते हैं। आने वाली जो पीढ़ी है उनका वो मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें सही रास्ता बताते हैं, और ये जो मशाल उनके हाथों में थी, ये जो जिम्मेदारियां उनके कंधों पर थी, वो सारी जिम्मेदारियां उनके हाथों में सौंप देते हैं। आने वाली पीढ़ी को वो ये सारी चीजें सौंप देते हैं। तो इस तरह से अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू हमें ये सारी बातें बता रहे हैं। तो बच्चों, इस तरह से पाठ 9 भारत की बीमारी और अकाल, ये जो भाग 2 था, इसका भावार्थ भी यहाँ पर खत्म होता है। और इसी के साथ भारत की खोज जो हमारी पूरक पाठ्य पुस्तक है, उसके सारे पाठों के भावार्थ का जो वीडियो है, ये आपके ये नवनीत टॉक्स जो और इस तरह से भारत की खोज जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, इस तरह से भारत की खोज जो हमारी पूरक पाठ्य पुस्तक है कक्षा 8 की, उसके सारे पाठों का भावार्थ भी नवनीत टॉक्स जो चैनल है वहां पर अपलोड किया जा चुका है। इससे संबंधित कोई भी और जानकारी आपको चाहिए तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिख करके ये चीज़ मुझ तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।